नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन टॉक्स में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय हम एक ग्लोबल क्राइसिस है जिससे गुजर रहे हैं और पूरी मानवता विश्व में इसको फेस कर रही है। और 21st सेंचुरी का ये पहला ग्लोबल पैंडेमिक है जो पिछले 2 साल से कंटिन्यू रन कर रहा है और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव पता नहीं कितना आगे चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन ये इस पैंडेमिक ने ये तो क्लियर कर दिया है कि हमारी ये जो मानव जाति है इसने हमारे प्लैनेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जिसकी वजह से हमने लीड किया कि ये बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट क्राइसिस और ये इस तरह की जो डिसीजेज हैं वो स्प्रेड हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ये डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है वो बहुत ही टाइमली और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है एक्चुअली कि हम अभी भी इस अगले 10 साल में रिसर्च को इस लेवल तक लेके जाएं, अपनी पॉलिसीज को इस लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, एक्शन इस तरीके के डालें कि सो दैट हमारे जो इकोसिस्टम्स है वो रिस्टोर हो सके, हमारी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके और हम सोशल एज वेल एज इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी या इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स हम डेवलप कर पाए। इसी को लेकर के सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जो कि एक विश्व की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस ऑफ रेस्टोरेशन इकोलॉजी को लेके काम करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ जहाँ तक, तो इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस हो। 1-2 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ही मैक्सिमम रेस्टोरेशन इकोलॉजी को लेकर के काम करता है और बहुत सारे साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड है। और इसी सोसाइटी की ही पहल कह सकते हैं, इसका इनिशिएटिव कह सकते हैं, जिसकी वजह से डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है इसी के साइंस के बेसिस पे लॉन्च किया गया है। तो इस सोसाइटी ने अभी 21 जून टू 24 जून एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई वर्चुअली ऑनलाइन। सोसाइटी ये हमेशा कराता आ रहा है, इस बार इन्होंने वर्चुअल किया बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो उसमें लगभग 1300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया 70 कंट्रीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो 4 दिन का कॉन्फ्रेंस चला। उस 4 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद सारे डेलीगेट्स ने मिलकर के एक कॉल टू एक्शन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। उस कॉल टू एक्शन डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया उसके लेकर के आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट 1 पेज का है, इसमें 6 एक्शन जो है उन्होंने लेने को कहे हैं। इसमें मैं उसको थोड़ा पढ़ता हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्या कहने की कोशिश की गई है। टुडे द सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन 2021 डेलीगेट्स collectively issue this call to action. Specifically, we encourage all nations, people and sectors to, पहला पॉइंट है इनका, implement ecological restoration worldwide to achieve measurable improvements in both social and ecological conditions by 2030. तो जो हमारा इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है उसको इस लेवल तक इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है इस डिकेड में कि हम 10 साल के बाद ये हम इवैल्यूएट कर पाएं कि इस साइंस ने, इन एक्शंस ने एक्चुअली हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, एक्चुअली हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ मिजरेबल कंट्रीब्यूशंस किए हैं। ये पहला एक्शन लेने को इन्होंने इनकरेज किया है। दूसरा, चैंपियन द यूनाइटेड नेशन डिकेड प्रिंसिपल्स फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एज द फाउंडेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज of restoration that are to be implemented in the name of and measured towards United Nations decade goals to achieve net improvement for both nature and people. जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लास्ट टॉक में भी मैंने बात किया था, डिक्लेरेशन में भी, कि IUCN के जो प्रिंसिपल्स हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस या फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के जो स्टैंडर्ड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स हैं फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, उनको इम्प्लीमेंट करने को के लिए इनकरेज किया गया है, जिससे कि हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच रख करके और हमारे इकोलॉजी को और हमारी सोसाइटी को एक सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो डिकेड है ये सिर्फ बैनर्स में ही रह जाए, या कहें तो ये सिर्फ हम कुछ लोगों के जैसे मेरी वर्चुअल कॉल्स के पीछे आपने देखा था लास्ट टाइम डिकेड का एक लोगो लगा हुआ है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डीपी पे भी मैंने डिकेड का लोगो लगा रखा है। ट्विटर जो मेरा प्रोफाइल है उसमें पीछे भी मैंने बैकग्राउंड पे डिकेड का लोगो लगा रखा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डिकेड का
लोगो ही बैनर्स पे रह जाए और आने वाले 10 साल के बाद हम, जैसा हमने पीछे एचई टारगेट्स को लेके कहा था कि कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो पाया, वैसे ही हम इसमें भी 10 साल बाद ये कहें कि हमारा कोई भी जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। ऐसा ना हो, इसलिए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हमें इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को के गोल्स को अचीव करना है। तीसरा कहा गया वेयर अप्रोप्रिएट प्रायोरिटाइज इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ओवर लेस इंपैक्टफुल इंटरवेंशंस इन ऑर्डर टू जनरेट पोटेंशियल इंप्रूवमेंट इन बोथ इकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशंस। जहां तक हो सके, जहां मैक्सिमम पॉसिबल हो, वहां तक इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो लेस इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि लास्ट टॉक में भी मैंने कहा था कि जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, किसी एक स्पीसीज को ले लेना और एक दिन की ड्राइव करके उसे 2-4-10 एकड़ में या 1-2 हजार एकड़ में लगा देना ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर स्टेट, ये इनिशिएटिव लेस इम्पैक्टफुल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हो सके तो इनको अवॉइड करें और ज्यादा प्रायोरिटाइज करें कि हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को प्रिंसिपल बेस्ड रेस्टोरेशन करने की कोशिश करें। इसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है एलिवेट रेस्टोरेशन ऑन नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स सच एज वेटलैंड्स, मरीन इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड्स, ड्राई लैंड्स एज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फॉरेस्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, वहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है, उन्हें रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैरेलली हमारे जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं, जो हमारे ड्राई लैंड्स पड़े हुए हैं, जिन्हें हम मंडोल लैंड बोलते हैं, वहां पर भी रिस्टोरेशन करने की जरूरत है। ग्रास लैंड्स को, मरीन इकोसिस्टम्स, वेटलैंड्स पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा उनको भी रिस्टोर करने के लिए, तब हम और ज्यादा इकोलॉजिकल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद इक्वल फाइनेंस टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एजेंडा इन अ सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट मैनर, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट फ्रॉम रेस्टोरेशन दैट रिकॉग्नाइजेज एंड सपोर्ट्स लोकल नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो जितनी भी फंडिंग हम कर रहे हैं रिसर्च को लेकर के, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वो फंडिंग इक्वल लेवल पे होनी चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट है रेस्टोरेशन के, हमारे सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, इकोलॉजिकल हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, तो इक्वली इनको सारे को फंडिंग किया जाए। कभी कभी फंडिंग करते समय भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं को फंडिंग देता है, उन्हीं से कॉल लेता है और उनको आगे काम करने को मोटिवेट कर देता है। बाद में हम कहते हैं कि मैक्सिमम इंगेजमेंट नहीं मिला, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया हमारे इन गोल्स में। तो यहाँ पर फंडिंग एजेंसीज को लेकर के एक कॉल है कि एक इक्विटेबल शेयरिंग करें फंड्स की, जिससे कि मैक्सिमम रिसर्च हो सके, सारे एस्पेक्ट कवर किए जा सकें इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को लेकर के। तो यहाँ पर यह रिक्वेस्ट किया गया है। इसके बाद अगला जो लास्ट इनका पॉइंट है वो है प्रायोरिटाइज एंड रिजॉल्व की गवर्नेंस चैलेंजेस। आप सबको पता है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट चैलेंजेस होते हैं जो इंपीड करते हैं हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को लेकर के, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर कॉल किया गया है। जैसे कि इनइफेक्टिव पॉलिसीज, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको लॉन्च कर दिया जाता है, जिनको बता दिया जाता है कि इस पॉलिसी से हम आगे आने वाले समय में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। वो 5 साल की गवर्नमेंट्स अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को लेकर के प्रमोट करती हैं, जैसे क्लीन गंगा मिशन, जल मिशन, है ना। तो इस तरह के इनइफेक्टिव पॉलिसीज को लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पिछले 2009 या 10 में बात करूं तो बायो एनर्जी पॉलिसी को इतना ज्यादा हाइप किया गया था, लेकिन बायो एनर्जी पॉलिसी को लेकर के जहाज भी उड़ाया गया, ट्रेन भी चलाई गई, बसें भी चला दी गई, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं आया। बाद में उसी बायो एनर्जी पॉलिसी को बाद में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहे कि किस क्रॉप को प्रमोट किया गया है बड़े अनरियलिस्टिक तरीके से। तो इस तरह की इनइफेक्टिव पॉलिसीज को लेकर के कॉल में कहा गया कि ऐसी इनइफेक्टिव पॉलिसीज को ज्यादा प्रमोट ना करें। और पुअर पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म को लेकर के कहा गया इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। जनरली होता क्या है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फंड लेता है, किसी फंडिंग एजेंसी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को लाने के लिए, तो उस समय हम सारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े ही एम्बिशियस बनाते हैं, सारे ही वर्क पैकेजेज हमारे बड़े ही एम्बिशियस होते हैं, हम पार्टिसिपेशन को लेकर के भी बहुत अच्छे से वहां पे राइटअप बनाते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो पार्टिसिपेशन जो है हमारी कम्युनिटी का या
लोकल पीपल का जो इंगेजमेंट है वो हमारा सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, उनको थोड़ा सा है ना कुछ गिफ्ट दे देना, उनके लिए पूरी प्रसाद की व्यवस्था कर देनी, यहाँ तक रह जाता है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन अप्रोच को लेकर बाद में वही ऑर्गेनाइजेशन जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, अपने रिजल्ट्स को शेयर करता है, तो वो कहता है कि पार्टिसिपेशन बड़ा कमजोर रहा, इस वजह से हमारे सारे गोल्स अचीव नहीं हो पाए, सारे वर्क पैकेजेस हम कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन एक्चुअल में वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं लाभ का, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहते सभी को। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन को लेकर के भी कहा गया कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें जिससे कम्युनिटी इंगेज हो सके, लेकिन पार्टिसिपेशन करते समय भी उनके बेनिफिट्स को शेयर करें, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, उनके नॉलेज को अगर लेते हैं तो उनको बेनिफिट्स भी शेयर करें। और एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है लैंड का और रिसोर्स राइट्स का। इसको लेकर के कहा गया कि हमारे गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी नेशनल लेवल पे भी देखते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर कुछ ऐसी एरियाज हैं जो डिस्प्यूटेड है ना। जब हमें अपना मालिकाना हक जताना है तो हम कहते हैं ये हमारी लैंड है, लेकिन हमें कुछ इन्वेस्ट करना है तो कहते हैं ये आपका है, आप इसको सुधारिए। इसी कहते हैं हम जब स्टेट लेवल पे आते हैं तो ये उत्तराखंड में आता है, ये उत्तर प्रदेश में आता है, ये चीज है ना तेलंगाना में है, ये हैदराबाद में है, तो इसलिए वो साझे की हो जाती है, तो उसकी दुर्गत हो जाती है, उसको संभाला नहीं जाता है। तो यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स को भी कहा गया है कि लैंड डिस्प्यूट्स को या उनके राइट्स को लेकर के भी जो गवर्नमेंट्स की चैलेंजेस है उनको भी रिजॉल्व किया जाए, अदरवाइज वो ना तो रेस्टोरेशन में आएगी और ना ही वहां पर कोई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ना ही कोई क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का एक्शन हो पाएगा। तो ये कॉल बेसिकली इसी चीज पे है। तो मेरी बात यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी टॉक को खत्म करूं, एक सवाल आया था मेरे ऑडियंस से कि उन्होंने कहा था कि आपने ये जो प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स हैं क्या? और उन्होंने ये भी कहा था कि लास्ट टॉक में आपने बोला कि 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रिफॉरेस्टेशन, ये 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रिफॉरेस्टेशन क्या है, इनके बारे में कुछ बताइए। आप बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हो कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। व्हाट आर दीज स्टैंडर्ड्स, किस प्रकार के स्पीशीज को लगाना चाहिए, कौन सी प्लांटेशन होनी चाहिए, उन सब पे भी थोड़ा सा बात करिए। तो आगे आने वाली टॉक्स में मैं इन सब चीजों पे बात करूंगा। आप लोग कनेक्टेड रहिए और थैंक यू, बाय बाय।